जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का ही। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम फ्रांस की क्रांति के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हमने क्लियर किया था। उसमें ही आगे की लेक्चर के ही ये कुछ नोट्स मैंने जो बना रखे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये था कि जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसके इसके पहले वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें फ्रांस की क्रांति का, तब ये समझ में आएगा। तो देखिए, क्रांति की शुरुआत जो हुई थी तीनों स्टेट की बैठक में मतदान के मुद्दे पर हुई। जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो तीनों स्टेट के बैठक में मतदान के मुद्दे पर हुई। वस्तुतः स्टेट जनरल की बैठक 175 वर्ष बाद हो रही थी। स्टेट बैठक की जनरल कब हो रही जनरल की बैठक कब? तो 175 वर्ष बाद। अतः उसमें निर्णय लेने के संदर्भ में तीनों स्टेट के बीच मतभेद पैदा हुआ। ठीक है, हमने ये कैसे स्टेट बना, कैसे क्या हुआ, ये इसके पिछले वाले लेक्चर में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दरअसल प्रथम व द्वितीय स्टेट के विशेषाधिकार वर्ग की इच्छा थी कि प्रत्येक स्टेट को एक वर्ग मानकर उसका एक मत निर्धारित किया जाए। इस तरह इन तीन वर्गों के तीन मत होते हैं और किसी प्रस्ताव पर निर्णय के लिए इनका बहुमत देखना चाहिए, अर्थात तीनों में से दो मत जिस प्रस्ताव के पक्ष में हो वही प्रस्ताव मान्य है। मतलब अगर तीन लोग मत दे रहे हैं तो दो मत जिस पक्ष में है वही प्रस्ताव जो है वो मान्य होगा। जबकि तीसरा स्टेट बैठक में किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए तीनों स्टेट के प्रतिनिधियों की कुल संख्या के आधार पर बहुमत का निर्णय करना चाहता था। जब उसकी बात स्वीकार नहीं की गई तो थर्ड स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। वह राजा और उन्हें मान्यता प्रदान किया। वह राजा और उन्हें, मतलब जो जैसे थर्ड स्टेट की जो डिमांड थी, अब वो लोगों ने नहीं मतलब माना, तब उसने क्या किया, खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया कि भाई हम भी नहीं मानेंगे। फिर आपका ये कहना था कि भाई दो लोग जो मत देंगे वही प्रस्ताव पारित होगा। और इसका ये निर्णय था, थर्ड स्टेट की ये इच्छा थी कि भाई कोई निर्णय अगर लेना है तो तीनों स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं उनकी कुल संख्या के आधार पर बहुमत का निर्णय करना चाहते थे। इसी क्रम में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र का चरण, ठीक है, 1789 से 92 का। तीसरे स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित करते हुए कहा कि फ्रांस की जनता के पास वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। जैसे जब थर्ड स्टेट ने खुद को कहा कि मैं राष्ट्रीय सभा घोषित होऊंगा, तो उसने कहा कि फ्रांस की जो जनता है, फ्रांस की जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं वे एक, मतलब उन्होंने कहा कि मतलब हम अगर राष्ट्रीय सभा खुद को जब घोषित किए तो हम ही जो है फ्रांस की जो जनता है ना उनके वास्तविक प्रतिनिधि हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं को संवैधानिक सभा घोषित करते हुए एक संविधान निर्माण की घोषणा की गई। इनके द्वारा निम्न कार्य किए गए। किसके द्वारा? तो थर्ड स्टेट के द्वारा। आइए इन कार्य को देखते हैं। जैसे है कि संविधान का निर्माण कर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। मतलब संविधान का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो थर्ड स्टेट के द्वारा। एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई जिसमें मताधिकार हेतु नागरिकों को सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप में बांटा गया। सक्रिय नागरिक वे थे जो एक निश्चित आयकर चुकाते थे और उन्हें ही मताधिकार दिया गया। सेकंड ये था कि शासन में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू करते हुए शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया। मानवाधिकारों की घोषणा की गई जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। थर्ड ये कार्य था कि सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा हुई और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो सामंतवाद था उसको भी समाप्ति की घोषणा, और जो विशेष अधिकार मिलते थे उसको भी समाप्ति की घोषणा की गई। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हुई। चर्च व्यवस्था पर चोट करते हुए, चर्च व्यवस्था पर चोट किसने किया था? कौन से विचारक थे प्रबोधन काल के? वॉल्टेयर। ठीक है, तो चर्च व्यवस्था पे चोट करते हुए चर्च की संपत्ति को जब्त किया गया और पादरियों को राजा के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए कहा गया। इन कार्यों की सीमाएं क्या थीं? तो संपत्ति के अधिकार को बनाए रखना मध्यवर्गीय हितों को दर्शाता है। मतलब जो संपत्ति की जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार है, उनको बनाए रखना मध्यवर्गीय हितों को दर्शाता है।
चर्च की संपत्ति पर राज्य ने नियंत्रण तो किया, किंतु भूमिहीनों में इसका वितरण नहीं किया, बल्कि इसकी बिक्री की गई। इस तरह यह कार्य भी मध्यवर्गीय हितों से युक्त दिखाई देता है। मताधिकार, मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया। मताधिकार क्या हुआ? तो केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया जो आयकर चुकाते थे। इस तरह संपत्ति को मताधिकार को आधार बनाया। यहाँ भी मध्यवर्गीय हित दिखाई देते हैं। इस तरह सामंतवाद, नेक्स्ट है कि इस तरह सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा तो हुई, किंतु बदले में सामंतों की क्षतिपूर्ति की रकम देने की बात कही गई। मतलब जो सामंत हैं, सामंतों को क्षतिपूर्ति जो हुई उसकी रकम देने की बात कही गई। इस तरह संवैधानिक राजतंत्र के काल में परिवर्तन तो हुआ, किंतु यह निम्न वर्गों के हितों के अनुरूप नहीं रहा। फलतः क्रांति दूसरे चरण में प्रवेश कर गई, जहां उग्र गणतंत्रवाद की स्थापना हुई। ठीक है, मतलब परिवर्तन तो हुआ, लेकिन जो ये था ना, निम्न वर्ग के हितों के अनुरूप नहीं रहा, और वहां से उग्र गणतंत्रवाद की स्थापना हुई। अब हम समझेंगे कि उग्र गणतंत्रवाद क्या है। उग्र गणतंत्रवाद का चरण, इसमें आएंगे जैकोबियन। फ्रांस की क्रांति के दौरान यह उग्र वामपंथी के विचारों वाला समूह था। कौन? तो जैकोबियन जो था, ये उग्र वामपंथी विचारों वाला समूह था। इसकी बैठक पेरिस के जैकोब गिरजाघर में होने के कारण इसका नाम जैकोबियन पड़ा। यह एक यथार्थवादी गुट था जो हर उस कार्य को उचित मानता था जिससे गणतंत्र की सुरक्षा हो। मतलब हर उस कार्य को उचित मानता था जिसके द्वारा एक गणतंत्र की सुरक्षा हो रही है और जनता को सम्मान प्राप्त हो। इस समूह ने शक्ति के बल पर फ्रांस में अनेक राज्य स्थापित किया। इसके प्रमुख नेताओं में मारे, हैबर, रोबेस्पियर जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। एक था जिरोंदिस्ट। जिरोंदिस्ट क्या था? फ्रांस की क्रांति के समय वामपंथी समूह में शामिल यह बुद्धिजीवियों का समूह था। इसके अधिकांश नेता जिरोंद प्रांत के रहने वाले थे, इसलिए यह गुट जिरोंदिस्ट कहलाया। यह अपेक्षाकृत उदारवादी गुट था। उग्र गणतंत्र के दौरान हिंसा, आतंक एवं अव्यवस्था के कारण जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ। उग्र गणतंत्र के स्थान पर उदार गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुई? तो उग्र गणतंत्र के स्थान पे उदार गणतंत्र की स्थापना हुई। उग्र गणतंत्र के दौरान क्या था? तो हिंसा, आतंक एवं अव्यवस्था था। ठीक है, इसके कारण जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ, इसीलिए क्या हुआ? उग्र की जगह उदार गणतंत्र की स्थापना हुई। उदार गणतंत्र को हम समझेंगे। उदार गणतंत्र का जो चरण था, ठीक है, वो 1795 से 1799 तक का था। इस चरण में फ्रांस का शासन 5 निर्देशकों के हाथ में रहा, जो क्रमिक रूप से सत्ता के प्रमुख बनते रहे। फलतः इस शासन व्यवस्था में अव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई आदि बढ़ गई। इन्हीं स्थितियों में नेपोलियन ने इस शासन का अंत कर साम्राज्यवादी तानाशाही शासन की स्थापना की। अब यहाँ से नेपोलियन का जो काल है वो स्टार्ट होता है। नेपोलियन का जो मतलब एक टाइम पीरियड था वो 1799 से 1815 का था। इनके में क्या हुआ कि उदय का कारण इसका देखेंगे। फिर नेपोलियन ने क्या कार्य सुधार किए, जैसे कि संविधान निर्माण, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, आर्थिक सुधार, विधि निर्माण, धार्मिक सुधार, इन सबको समझेंगे। और जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी उसके बारे में समझेंगे, पतन के कारण क्या थे वो समझेंगे। तो देखिए, नेपोलियन के उदार की परिस्थितियों, क्रांति का शिशु इसको कहा जाता। क्रांतियों से उत्पन्न परिस्थितियों ने नेपोलियन की सत्ता तक पहुंचाया। मतलब वो क्रांतियों से उत्पन्न जो परिस्थितियां बन रही थी, नेपोलियन को सत्ता तक पहुंचाया। इसमें भी देखिए इसके दो पार्ट। क्रांति ने कुलीनता व सामंतवाद पर चोट की संवैधानिक शासन की स्थापना की योग्यता पर बल दिया। क्रांति ने क्या किया कि कुलीनता व समानता, सामंतवाद पर चोट की संवैधानिक शासन पर स्थापना की योग्यता पर बल दिया। अतः नेपोलियन जैसे सामान्य सैनिक को भी आगे बढ़ने, सेनापति बनने का अवसर मिला। इसी क्रम में वो शासक बना था। एक तो ये है मत। दूसरा था कि क्रांतिकालीन अव्यवस्था ने जन कठिनाइयाँ
और बढ़ गई। मतलब जो क्रांतिकालीन अव्यवस्था हुई उसके कारण से जन कठिनाइयाँ और बढ़ गई। मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, वस्तु का अभाव, कमजोर विदेश नीति, अतः लोग नेपोलियन जैसे नायक की तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब ये दोनों कारण अगर मिलाएं तो देखिए नेपोलियन सत्ता तक पहुंचता है। अब क्या हुआ कि कर जो है, कर के बारे में था कि कर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रकार क्या होते हैं, तो एक अप्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो नेपोलियन ने जो है ना वो अप्रत्यक्ष कर पर बल दिया। अब नेपोलियन के उदय की परिस्थितियां क्या क्या थी उसको एक बार समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के नारे का प्रयोग किया। इसको हम ना अलग सी वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस लेक्चर में फ्रांस की क्रांति यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ तक फ्रांस की क्रांति उग्र गणतंत्रवाद, उदार गणतंत्रवाद खत्म हो रहा है। नेपोलियन का जो उदय है उसको हम नेक्स्ट में लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक भी वहीं क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।